में फिल्मी जगत के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें सांता क्रूज के पवन हंस शमशान घाट में अंतिम विदाई दी गई, जिसके लिए उनके परिवार वाले और फिल्मी जगत के कई सितारे वहां पहुंचे। बप्पी लाहिड़ी को उनके बेटे बप्पा लाहिड़ी ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी जी का अंतिम संस्कार चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके पूरे चाहने वाले, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। बप्पी लाहिड़ी को पंचतत्व में विलीन करने से पहले उनकी बेटी रीमा ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को बार बार चूमा। इससे पहले बप्पी लाहिड़ी की अंतिम यात्रा भी निकाली गई। उनके जुहू में मौजूद घर से शमशान घाट तक करीब 20 मिनट के सफर में हजारों लोग वहां जुटे। उनके चाहने वालों का वहां जमावड़ा लग गया। परिवार पूरा जो है सम्मिलित हुआ। उसके बाद जो है उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है। जिस ट्रक से बप्पी लाहिड़ी के पार्थिव शरीर को पवन हंस शमशान घाट तक लाया गया, उसे फूलों से सजाया गया और उस पर उनकी बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि बप्पी लाहिड़ी ने 2 दिन पहले मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में रात करीब 11:15 बजे आखिरी सांस ली थी। महज 69 साल की उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बेटे बप्पा लाहिड़ी के अमेरिका से लौटने का सबको इंतजार था, जिनके आने के बाद बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार किया गया। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा दिया, जिसके बाद हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में वहां के लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को 1 महीने के अंदर फैसला देने को कहा। असल में इस साल 1 जनवरी से हरियाणा में नया आरक्षण कानून लागू हुआ था, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। लेकिन इस कानून को कुछ संगठनों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी थी। अभी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन वहां से अंतिम फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि रोक को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हरियाणा सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और सभी को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों के समर्थन के इल्जाम पर घिर गए। एक दिन पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उस वीडियो पर रोक लगा दी, लेकिन इस मुद्दे पर घमासान भी जारी रहा। और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने पंजाब के अबोहर की एक रैली में किया। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बता दिया। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी विरोधियों के आरोपों पर जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये बेईमान ताकतें इस ईमानदार जोड़ी को, इस ईमानदार पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को एक प्रोपेगेंडा बताया। पुणे में शिवसेना के एक नेता पर रेप का केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की ने शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक पर रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद उन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि शिवसेना नेता ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। मेरे को और मेरे फैमिली को बदनाम करने की पूरी साजिश है। हनी ट्रैप जैसा ये मामला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच सुबह तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की इस सीरीज में भारत अभी 0-2 से पिछड़ा हुआ है। बिहार में कोरोना नियमों के साथ 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। SBI और HDFC ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी। SBI ने 2 साल से ऊपर की FD पर ब्याज दर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाई, जबकि HDFC ने ब्याज दरें 5 से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सीमापुरी इलाके के एक मकान से बरामद बम को NSG की टीम ने नष्ट कर दिया। इसे दिलशाद गार्डन के पास एक पार्क में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर में RDX वाले बैग मिलने की तफ्तीश के दौरान स्पेशल सेल को इस बम के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीमापुरी के उस मकान पर पहुंचकर बम को बरामद किया, जिसे एक बैग में छिपाकर रखा गया था। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, गाजीपुर RDX मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल की टीम ने ओल्ड सीमापुरी के घर में एक बैग की तलाशी के दौरान ID बरामद किया है। NSG की टीम ने इस ID को डिटेक्ट किया है।
लगातार स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर 3 से 4 लड़के किराए पर रह रहे थे कुछ वक्त से, जो फरार चल रहे हैं, जो किराएदार है वो फरार चल रहे हैं। मकान मालिक ने कई अहम जानकारियां इन किराएदारों से जुड़ी जो हैं वो दिल्ली पुलिस को दी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ फोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे गाजीपुर RDX मामले में, जिसके तार सीधे ओल्ड सीमा पुलिस से जुड़े पाए गए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लड़कों की पहचान कर ली है, जिनको लेकर लगातार रेड्स जारी हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में मकान की तलाशी के दौरान संदिग्ध बैग में बम मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गाजीपुर RDX मामले की जांच के दौरान पुलिस को इस मकान का पता चला और स्पेशल सेल ने वहां से एक संदिग्ध बैग में बम बरामद करने का दावा किया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और NSG की टीम वहां पहुंच गई। इसके साथ ही पुलिस ने उस मकान के आसपास के इलाके को भी एहतियातन खाली करवा दिया। इस वक्त हम D49 सुनार वाली गली के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर बम स्क्वाड को बुलाया गया है। बताया गया कि मकान के जिस कमरे से बैग मिला उसमें रहने वाले संदिग्ध किराएदार पुलिस के वहां पहुंचने से पहले फरार हो गए। किराएदार ही रहते थे, अभी चंद दिनों से आए थे। वहीं संदिग्ध बैग में बम होने की जानकारी मिलने के बाद फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए वहां पहुंच गई और NSG की टीम ने बरामद किए गए बम को डिफ्यूज करने की तैयारियां शुरू कर दी। NSG के सूत्रों के मुताबिक कमरे से जो संदिग्ध बैग मिला उसे पूरी तरह सील किया गया था और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से बम बरामद किया गया, जिसके वहां रखे जाने के सुराग दिल्ली पुलिस को गाजीपुर RDX मामले की जांच के दौरान मिले, जहां 14 जनवरी को गाजीपुर सब्जी मंडी के गेट पर एक बैग में RDX मिला था, जिसे NSG की टीम ने समय रहते नष्ट कर दिया था। सौभाग्य की बात यह कि जिस कमरे से बम बरामद किया गया, पुलिस ने उसे फर्जी नाम और पता बताकर किराए पर लिए जाने का दावा किया और मकान मालिक पर किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का होगा। मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। मुंबई में AC लोकल ट्रेनों का किराया दिल्ली मेट्रो की तरह करने की तैयारी है। दावा है कि AC लोकल ट्रेनों में किराया ज्यादा होने की वजह से उसमें यात्रियों की तादाद कम होती है, जिससे रेलवे का घाटा हो रहा है। इसीलिए रेलवे अब एक ऐसी योजना बना रही है जिससे मुंबई में चलने वाली AC लोकल ट्रेनों में भी सीटें भरी रहें। इसके लिए रेलवे इसके किराए में बदलाव करने की भी तैयारी कर रही है। कहां पर पैसेंजर आपको नजर नहीं आएंगे, इसी तरह से सीटें जो है वो खाली रहती हैं और मुख्य वजह इसके सीटें खाली रहने की है इसका किराया। बताया गया कि इस मुद्दे पर रेलवे के पास प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है और अब जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा, जिसका संकेत खुद रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने दिया। ऑफिसर की मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें जो भी पैसेंजर के हित में होगा वो किया जाएगा। इसके साथ ही AC लोकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी चर्चा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि AC लोकल ट्रेनों के किराए में 140 रुपए तक की कमी आ सकती है। आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया गया। इससे पहले हाई कोर्ट ने आशीष को यह जमानत दी थी, लेकिन अब इस याचिका में यह दलील दी गई कि जमानत पर रिहा आशीष गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार किया और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने का दावा किया। पहले और दूसरे चरण में सपा का सूपड़ा साफ। कर्नाटक सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया जिसके तहत केरल और गोवा से आने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी हुआ। आखिरकार 1 महीने की देरी से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो गई। इस प्रतियोगिता के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली की टीम ने 7 विकेट पर 291 रन बना लिए। इस मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ यश धुल ने शतक जमाया। धुल अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं और वहां से लौटने के बाद उन्होंने रणजी में यह शानदार डेब्यू किया। बिहार के गया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आरोपियों से बदसलूकी पर कुछ पुलिस वाले घिर गए। आरोप है कि उन पुलिस वालों ने गांव वालों को उनके घर में घुसकर मारा। ये घटना 2 दिन पहले की बताई गई। वीडियो भी सामने आया जिसमें जमीन पर बैठी कुछ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के हाथ पीठ के पीछे की तरफ बंधे दिखे और उनके इर्द गिर्द कुछ पुलिस वाले भी नजर आए।
गांव वालों का आरोप है कि नदी किनारे से रेत निकालने में पुलिस वाले माफिया की मदद कर रहे हैं और उनका विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। लोग भागने लगे अश्रु गैस को देखकर, घर में ढुक करके हर घर की केवाड़ी तोड़ दिया, घर घर में जा करके सभी लोगों को मारा। ये वीडियो सामने आया तो बेलागंज विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव गांव वालों के साथ खड़े हो गए। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ, समूचे बालू उठा के ले जाइए और चारों पट्टी से इसको गांव को सुरक्षित कर दी। वहीं पुलिस ने गांव वालों पर आरोप लगाया कि पुलिस वालों पर उन लोगों ने हमला किया, इसलिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर, तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे, तो चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सौबात की एक बात यह कि इस घटना के बाद पुलिस और गांव वालों के बीच तनातनी बढ़ गई। गांव वालों की दलील है कि उनका गांव ऐसी जगह पर है जहां बरसात के दिनों में उन्हें भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अगर नदी किनारे से रेत निकलती रही तो आने वाले कुछ दिनों में उनके गांव का नामो निशान मिट जाएगा। बेल्जियम में लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए वहां की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके तहत बेल्जियम में लोगों को हफ्ते में 5 के बजाय अब 4 दिन ही काम करना होगा, यानी एक सप्ताह में केवल 38 घंटे काम और 3 दिन आराम। यही नहीं, ऑफिस की छुट्टी के बाद बॉस के मैसेज से भी परेशान होने की कर्मचारियों को जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को और लंबा वीकेंड तो मिलेगा ही और इससे उनके वेतन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर वो चाहें तो अपने मैनेजमेंट, अपने बॉस से इजाजत लेकर एक हफ्ते में 38 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं ताकि अगले हफ्ते कम काम करना पड़े। बताया गया कि ये कदम वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और काम और जिंदगी के बीच बढ़िया तालमेल बनाने के लिए उठाया जा रहा है। फिलहाल ये बदलाव अभी वहां लागू नहीं हुए हैं, केवल इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे संसद में पास होने के बाद लागू किया जाएगा। सौबात की एक बात ये कि श्रम कानून में बदलाव का यह ऐलान बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि नए नियम इस साल के आखिर तक लागू हो सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात ने सप्ताह में 4 दिन काम करने की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के बदलापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां प्लास्टिक के डिब्बे में एक तेंदुए का सिर फंस गया जिसे बचाने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। बताया गया कि उस तेंदुए का वीडियो वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे उसने वन विभाग को भेजा। उसमें वो तेंदुआ प्लास्टिक के डिब्बे से अपने सिर को निकालने की कोशिश करता दिखा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और तेंदुए को बचाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने गांव वालों की मदद से किसी तरह तेंदुए के सिर को उस डिब्बे से बाहर निकाला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे मेडिकल सुविधाएं भी दी। तब कहीं जाकर वो तेंदुआ ठीक से सांस ले सका। सौबात की बात यह कि तेंदुए को प्लास्टिक के उस डिब्बे से मुक्ति दिलाने में करीब 48 घंटे का वक्त लग गया। डिब्बे में सिर फंसने की वजह से वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था और काफी परेशान था। ऐसे में उसे 2 दिन बाद जाकर उससे राहत मिल सकी। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। अपनी गलतियां ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ठहराने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा के ठिकानों पर छापे पड़े। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे। चित्रा पर किसी बाबा को ईमेल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप है, लेकिन ये बाबा कौन है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। आईटीबीपी के जवानों का उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करने का एक वीडियो वायरल हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। इसी वैक्सीन नियम को न मानने की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खेलने का मौका नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल के खेल राज्य मंत्री मनोज तिवारी बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में खेलने उतरे। इसी के साथ मनोज तिवारी ऐसे पहले मंत्री बन गए जिन्होंने मंत्री रहते हुए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हिस्सा लिया हो। हालांकि इस मैच के पहले दिन उनको मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला। बिहार के बेतिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए।
ये घटना तब हुई जब कुछ कर्मचारी और डॉक्टरों में किसी बात पर विवाद हो गया और ये इतना बढ़ गया कि थोड़ी ही देर में मेडिकल कॉलेज परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। कुछ जूनियर डॉक्टर अस्पताल से निकलकर कर्मचारियों पर टूट पड़े। हंगामा कर रहे कर्मचारियों को डंडों से पीटकर खदेड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान एक कर्मचारी जमीन पर गिर गया, लेकिन तुरंत ही वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर भाग खड़ा हुआ। जूनियर डॉक्टरों के इस हमले का जवाब कर्मचारियों ने ईंटों से दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बीच वहां कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और मामले को शांत करने में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को समझाया और अस्पताल के अंदर जाने की अपील की। इसके बाद हंगामा कर रहे डॉक्टर एक एक कर चले गए। इस झड़प के दौरान अस्पताल के अंदर काफी तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल भी हो गए। सौभाग्य की एक बात यह कि इस मारपीट की वजह से काफी देर तक बेतिया मेडिकल कॉलेज का काम पूरी तरह ठप रहा। यहां तक कि इसका असर इमरजेंसी वार्ड पर भी पड़ा, जहां कई मरीज भर्ती थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी पर एक और हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी को खुली चेतावनी दे डाली। कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी जिंदगी की इस पार्टी को दिए हैं। पंजाब के पटियाला में कव्वाल का वोट मांगने का अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। सरदार अली मतोई नाम के ये कलाकार अमरगढ़ विधानसभा सीट से पंजाब लोक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जब वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे तो उन्होंने कव्वाली को ही वोट मांगने का जरिया बना लिया। उनकी गाड़ी हो या फिर छोटी बड़ी सभाएं, हर जगह उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। गल माछी वाड़े दा बेनती करे हवा मानू। प्रचार के दौरान कव्वाली सुनने वाले सरदार अली के कई समर्थक भी थे, जिन्होंने ताल से ताल मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने अमरगढ़ सीट से उनकी जीत का भी दावा किया। कर्म कर देने जिस वेले ए नस्ला तार दे देने, दीवाने जो भी मंग देने। इसके साथ ही सरदार अली मतोई ने लोगों को भरोसा दिया कि अगर वो चुनाव में जीते तो इलाके का विकास जरूर होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सरदार अली मतोई समेत कई ऐसे कलाकार हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसलिए प्रचार के दौरान उनके गीत भी सुनाई दे रहे हैं। पंजाब पुलिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने का आरोप लगा और यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बताया गया कि 2 दिन पहले बठिंडा में एक रैली के लिए जाते वक्त नड्डा के काफिले को रोका गया और उसी घटना का जिक्र करते हुए पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने पंजाब पुलिस के इस कदम पर नाराजगी जताई। साथ ही इस घटना का नोटिस लेने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया। लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इसे पंजाब में मतदान से कुछ दिन पहले का ड्रामा बता दिया। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਡਰਾਮਾ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। अगर हवाओं के रुख मेहरबान नहीं होते, अगर हवाओं के रुख मेहरबान नहीं होते तो बुझती आग के तेवर जवां नहीं होते। सौवाद की एक बात कही मयंक ने, कहा नहीं है हमारे भी खैर खा, मगर जहां गुहार लगाओ वहां नहीं होते। तो मिलते हैं कल। आज गोरखपुर से इतना ही। कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौवाद की एक बात।